अहिल्या की पिकनिक का पूरा प्रबंध हो गया था। डल्लभ की मेड्स सैंडविच, स्टोव, चाय, चीनी, ताश, रिकॉर्ड सब कार में रखवा दिए गए थे। कलकत्ते से दूर जाकर ही पिकनिक अभियान सफल बन सकेगा, यह अमिता का सुझाव था। पिछली बार शांति निकेतन घूम आई थी, अब शांति निकेतन में है ही क्या? अमिता ने होठ फुलाकर कहा, वृंदावने कृष्ण नाही तो किछऊ नाही। ठीक ही तो कहा करते थे क्षितिज मोहन बाबू। चलो अब के अजयाधारी पिकनिक की जाए। बीरभूम की रागा माटी के बच्च को चीरकर बहती अजया के तट पर उनके पिकनिक का दल जम गया। गुस्करा, बोनपास, भेदिया, तालिन कैसे अजीब छोटे छोटे स्टेशन पार करके अजया के किनारे पहुंचे तो रमणीय स्थल की भव्यता को देखकर स्तब्ध रह गए। व्हाट ए ब्यूटीफुल स्पॉट। रेक्सी किसी बच्चे की भांति तालियां पीटकर उछल गया। हाँ जी हाँ, ब्यूटीफुल नहीं तो और क्या, अमिता गर्वीले स्वर में टहकी। कितनी बार हम आश्रिका संघ की पिकनिक में इसी महुआ वन में आमोद प्रमोद में डूब कर रह जाते थे। ओह, फिर तुम्हारा वही शांति निकेतन का कीर्तन पुराण, अहिल्या ने कुछ झुझलाकर कहा। तुम्हारी बातों से तो लगता है हम सबने तो कहीं पढ़ा ही नहीं, खाली घास ही चरती आई हैं। आखिर क्या था तुम्हारे आश्रम में? कभी किसी छात्रा ने किसी अध्यापक से प्रेम विवाह रचा लिया और कभी कलकत्ते के छाया थिएटर में तुम लोगों को एकाध नौटंकी हो गई, यही ना? अमिता को अहिल्या के निर्मम परिहास से सचमुच ही गुस्सा आ गया। जानती हो, भारत की नैतिक संस्कृति और अलौकिक पवित्रता का केंद्र था हमारा आश्रम। इसी अजया के तट पर दूर दूर तक आश्रम के छात्र छात्राओं की अशेष पंक्ति सी फैल जाती थी। इसके निसीम शून्य गगन को हमारा कलकंठ मधुमय कर देता था। इसी पवित्रता को तुम्हारा फिरंगी दल आज चा 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 के रिकॉर्डों से अपवित्र कर देगा, यही कसक है। ओह व्हाट चिक्स, अहिल्या ने शैतानी से मुस्कुराकर दरी फैला दी। रेक्सी स्टोव, पिकनिक बास्केट उतार उतार कर लगाता। उन दोनों की चीची पेपे का एक शब्द भी उद्रस्त नहीं कर पाकर हंसता जा रहा था। रेनन वसु अहिल्या के अंग प्रत्यंग के रुभावने उभार उतार और चढ़ाव पर 100 बार त्रिषित दृष्टि फेर कर भी उसे नित्य नवीना ही पा रहा था। ध्रुव सरकार बेचारा दल का सबसे निरीह जीव था। लड़कियां ही उसके व्यर्थ जीवन की एकमात्र सार्थक स्वप्न थी। कोई भी लड़की उसकी ओर देखकर मुस्कुरा भर दे, बस फिर वह उसके चरणों का दास था। उसकी एक आंख भैड़ी थी। चश्मे से अपने चक्षु दोष को यथासाध्य ढकने की चेष्टा कर भी बेचारा उस अंग दोष से मुक्त नहीं पा सका था। उसे पिकनिक दल में केवल इसीलिए शामिल कर लिया गया था कि चाय उबालने में, दरी समेटने में और ऐसे ही नाना छोटे मोटे कार्यों में वह बेजोड़ था। उसे कभी अजय सरकार, बी ए गुड बॉय, जरा मेरी चप्पल उठा देना, अहिल्या कहती और वह चट से पादुकादय उठाकर पैरों के पास ला देता। देखो जी ध्रुव, चटपट मछलियां मार लाओ ना। चाय के साथ साथ क्रीम क्रैकर और साल्टेज फिरा फिश क्या मजा देगी, है ना मिता? अहिल्या शिवली वृक्ष का सहारा लेकर लेट गई। अमिता ने आंखें मूंद कर कहा, आह की ठंडा बतास सुनवी एकटा गान। अपनी मीठी बंसी की सी स्वर लहरी में उसने वन वनांत गुजा दिया। अमल धवल पाले लेगेंछे मंद मधुर हवा, कौन सागरेर पार होते आने, कौन सुधीरे निधन, मेसे जेते चाय मन, फैले जेते चाव, इन किनाराए सब चाय जब पाया। दौलत की स्कर्ट में कांटे ही कांटे भर गए थे। रेक्सी उनको चुन चुन कर निकाल रहा था। रोनेन सिगरेट फूंकता पैंट की घास को झाड़ रहा था। ध्रुव बेचारा इस सभा से कुछ अनिच्छा से ही विदा लेकर ड्रेन पाइप घुटनों तक समेटे अहिल्या के लिए मछली संधान में निकल गया था। अमिता के पैरों के पास बैठा सामिर गांगुली अमिता के स्वरों के उतार चढ़ाव के साथ साथ द्रुपता उतराता बेसुध सा उसे ही देख रहा था। व्हाट ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, रेक्सी ने कहा। व्हाट डू यू नो ऑफ इट्स ब्यूटी इफ यू डोंट नो इट्स मीनिंग। रविंद्र संगीत बेटा तुम्हारी विदेशी सिम्फनी थोड़े ही है, इसके तो अर्थ की 12 खड़ी स्वरलिपियों के पहले कंठस्थ करनी पड़ती है। हंसकर अमिता ने कहा, समझे कुछ? रेक्सी उसके लंबे भाषण का एक शब्द भी नहीं समझा, केवल हंसता ही रहा। तो लो सुनो, अमिता उठकर बैठ गई। उसे अर्थ बताने का जोश उसके सांवले रंग पर एक अनोखी लुनाई लेकर छा गया। सुनो रेक्सी, इसका अर्थ है अमल धवल पार मधुर बेयार में डोल उठी है,
आज किस सागर से, किस सुदूर से धन की स्मृति में मेरा मन तैरना चाहता है। उस स्मृति के लिए मैं अपना सब कुछ इसी किनारे पर फेंक देना चाहती हूँ। कौन सी ऐसी स्मृति है जी? रेक्सी ने दुष्टता से मुस्कुराकर पूछा और एक अजब सी चुप्पी छा गई। अमता तड़ाक से उठकर अजया के तट पर टहलते टहलते दूर निकल गई। ओ रेक्सी, यू हैव हर्ट हर। अहल्या ने उसका माथा पकड़कर झकझोर दिया। जानते नहीं, उस बेचारी की सगाई अपनी ही बहन के देवर से ही हो गई थी। इसी के पिता ने उसे पढ़ने के लिए विदेश भी भेजा। हजरत ने वहां जाकर एक अमेरिकन नर्स से शादी कर ली। कल ही वह उस नर्स को लेकर भारत आ रहा है। इसी से तो अमता इतनी उदास है। अहल्या, रेक्सी ने कहा, पर इसमें उदासी कैसी? अभी तो मिस दत्ता की पूरी जिंदगी पड़ी है, और फिर जब ऐसे प्रशंसक हैं। कहकर उसने समीर की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। पता नहीं अमिता ऐसे सुदर्शन युवक को देखकर भी नहीं रिस पाती थी। अद्धी के ढीले पंजाबी कुर्ते में लगे सोने के बटनों को मोड़ता मरोड़ता समीर उठ गया। देखूं मछलियां मेरे हाथ भी शायद लग ही जाएं। चलो न रोनन, तुम भी आ जाओ। मैं भी चलूंगी मिस्टर वसु। अहल्या भी उठ गई और रोनन के साथ साथ चल दी। देखिए, मुझसे मिस्टर वसु क्यों कहती है भला? बड़ा अजब फील होता है। रोने ही कहिए ना, मेरी विदेशी मित्र इसी नाम से पुकारते हैं। रोनन ने अपने विदेशी मित्रों के ही लहजे में रोनी को ऐसे अमेरिकन ड्रोल के स्वर में कहा कि अहल्या मुस्कुरा उठी। वाह, खूब ड्रोल कर बोलते हैं आप तो। क्या करूं, आदत से लाचार हूं। अब आप ही बताइए कि कलकत्ते में रहकर आप ही में क्या बंगालीपन नहीं आ गया? मैं तो विदेश में रहते रहते उब गया हूँ। चलिए ना आप भी एक बार कनाडा। पापा आपको देखकर बहुत ही खुश होंगे। वाह जी वाह, क्या आपकी मम्मी खुश नहीं होंगी? नहीं नहीं, मैं अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। मम्मी भला क्यों खुश नहीं होंगी? मासी आपको इतना दुलार करती हैं, मम्मी तो और भी खुश होंगी। मैं तो थक गई। रोनी यहीं बैठ जाए ना थोड़ी देर। और चट से अपनी रेशमी रुमाल की ऊंची सी पहाड़ी पर बिछाकर रोनन ने अहल्या के लिए बैठने की जगह बना दी। एक ऊंचा सिग्नल लाल हरी आभा से फैलाता खड़ा था। रेल की पटरियां दूर दूर तक सीमांत में जाकर खो गई थी। भागछुक करती शायद कोई ट्रेन चली आ रही थी। जानते हैं, मुझे इन छोटी छोटी पटरियों पर विचित्र यात्रियों को लेकर भागी जाती ट्रेनों को देखना बहुत ही अच्छा लगता है। हावड़ा सियालदह पर आती जाती ट्रेन देखने में भला क्या रस आता है। अहल्या आप ही आप बोलती जा रही थी। हवा में उसके बाल इधर उधर उड़कर कुंडल किरीट सा बना रहे थे। ट्रेन धड़धड़ाती आकर निकल गई और बच्ची के से उत्साह से वह एक टक ट्रेन को ही देखती रही। रोनन इसकी इसी मुद्रा को मुग्ध होकर देखता रहा। उसे लगा जैसे एक भी शब्द बोलकर वह उस क्षण की भव्यता को नष्ट कर देगा। न जाने कब तक वह चुप ही खड़ा रहता। एकाएक अहिल्या उचक कर खड़ी हो गई। आप तब से खड़े ही हैं, चलिए अब लौट चला जाए। क्या ख्याल है आपका? बड़े दूर तक निकल आए हैं। और बिना रोनन के उत्तर की प्रतीक्षा किए वह लंबे लंबे डग भरती चल दी। ठगासा रोनन उसके पीछे पीछे चल दिया। कैसे अनुपम लावण्यमयी किशोरी है यह नारी! रोनन के लिए आज तक केवल मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन मात्र रही थी। कितनी ही नारियां उसके रंगीन जीवन में तितलियों की भांति मरड़ा मरड़ा कर उड़ गई थी। ब्लॉन्ड, ब्रूनेट, ग्रीनेस, स्विस, फ्रेंच, कनाडियन और इटालियन। पिता के असीम वैभव ने उसके लिए विलास के नाना कच खोल कर रख दिए थे, किंतु पहले तो कभी उसे ऐसी व्याकुलता ने नहीं घेरा था। रात भर वह ठीक से सो नहीं पाया था। उठते जागते उसे अहल्या ही दिखती थी। पिकनिक की मधुर प्रतीक्षा में उसने आंखों ही आंखों में रात काट दी थी। एक बार अवश्य वह एक अमेरिकन टाइपिस्ट के पीछे बुरी तरह से पागल हो गया था। आयरिन अपने 22 वर्षों के बावजूद एकदम ही बच्ची लगती थी। वह फूल बेचा करती थी। उसके आते ही दुकान पर भीड़ जुट जाती। मनचले युवक उसे लोलिटा कहकर पुकारती थी। लोलिटा का ही सा व्यक्तित्व भी था उसका। उसे लेकर रोनन एक से एक दामी होटलों में ठहरा था और एक दिन उसकी प्रेसी लोलिटा उसके हीरे के बटन चुराकर अपने एक ड्राइवर प्रेमी के साथ भाग गई थी। कई दिनों तक शराब के नशे में डूबकर रोनन ने उसे भूलने की चेष्टा की थी। यही चेष्टा आवश्यकता से अधिक उत्साह से बढ़ने लगी तो पिता ने उसे भारत भेज दिया। अहल्या को देखकर तो वह फिर सब कुछ ही भूल गया। कभी रेल की पटरियों पर चलती, कभी फिसलकर टेढ़ी होती अहल्या की बंकिम देह यष्ट उसे चुंबक की भांति खींचती ही जा रही थी। पिकनिक दल इसी बीच इधर उधर बिखर गया था।
शिवली ब्रिज के तने दौलत अपने मादक झूमती आंखों से रेक्सी को एकटक देख रही थी। रेक्सी की गौर लाल पुष्ट भुजाओं पर उभरे सुनहले बाल, नीली आंखें जो बंगाल के उन्मुक्त आकाश से रंग मिलाकर ही बनाई लगती थी, और उसकी हवाईयन टी शर्ट से झांकती उसकी चौड़ी सीसी छाती। दौलत की मुग्ध दृष्टि का आभास पाकर वह मुस्कुराकर बोला, दौलत, तुम्हारा भी एक स्केच बनाना चाहता था। पहले भी एक बार कोशिश की थी पर हार गया। क्या उन लोगों के आने तक ऐसे ही स्थिर होकर मुझे एक सीटिंग दे सकोगी? प्लीज दौलत। आश्चर्य से दौलत उठकर बैठ गई। मेरा स्केच कब बनाया जी तुमने? वाह रे, ऐसा पेचीदा चेहरा है मेरा क्या? हाँ दौलत, तुम्हारी आंखों का रंग तुम्हारे ड्रीमी मूड के साथ ही बदलता रहता है। मैंने काले रंग के गहरे सेट से तुम्हारी पुतलियां बनाई और आज देखता हूँ कि तुम्हारी आंखें तो हैजल हैं। प्रशंसक की दृष्टि आवश्यकता से अधिक ही तीखी हो उठी, पर बीच में ही दौलत को टोक दिया अहिल्या ने। उसकी आंखों के जादू ने तो नहीं उलझा दिया तुम्हें? चंचल कटाक्ष से रेक्सी को बीत कर वह एक तिनका उठाकर चबाने लगी। ओह अहिल्या, रेक्सी स्वयं ही बड़बड़ाने लगा। सुना था कि तुम भारतीयों की एक रॉक ट्रिप होती है जिसे हम विदेशी रहस्य की पराकाष्ठा मानते आए हैं। ऐसे ही भारत की रहस्यमय ट्रिप ड्रिक सी है तुम्हारी सखी अहिल्या। उसके स्वभाव का कौन सा भाग सत्य है और कौन सा मिथ्या, यह मेरे लिए एक अबूझ पहेली ही रही है। कभी वह अनोखी आत्मीयता से निकट खिंच आती है और दूसरे ही क्षण कटी पतंग की तरह हवा में दूर उड़ जाती है, मनुष्य की पकड़ से बाहर। और तुम, कहकर रेक्सी दौलत के चेहरे के पास ही झुकाया। उस पारसी किशोरी की आंखों में अनोखी मादकता थी। बहुत दिन पहले उसने असित हालदार का अंकित एक उमर खयाम का चित्र देखा था। एक पेड़ के नीचे उमर खयाम की साकी एंड दाऊद डू बिसाइड मी की फारसी लिप से ही रहस्यमय झूमती मस्तानी आंखों से भी शराब छलकाती साकी से ही मादक लग रही थी दौलत। देखो कोई आ रहा है, कह धड़कते हृदय से रक्सी को अलग हटाकर दौलत कपड़ों की धूल झाड़ती खड़ी हो गई। ओह, कितने दुस्साहसी होते हैं विदेशी, सोच रही थी दौलत। और उसे भी क्या हो गया था? हेलो माय ब्यूटी, क्या आज खाने पीने का इरादा नहीं है? देखो तो ध्रुव कितनी बड़ी मछली लाया है। अहिल्या, अमता, ध्रुव, रौनन और समीर सूखे पत्तों को चरमराते चले आ रहे थे। स्टोव जलाकर ध्रुव की लाई मछली को बड़े उत्साह से भुना गया। स्टोव को जलाकर ध्रुव की लाई मछली को बड़े उत्साह से भुना गया। रेक्सी ने अपनी जापानी सास की शीशी निकाली। कोल्ड चिकन की विषबोन को लेकर नाना हास परिहास के बीच दौलत से विष करने को कहा गया, क्योंकि उसी के हाथ में विषबोन आई थी। अपनी दोनों आंखें मूंद कर दौलत चुप ही रही। चित्त की खींच और झुझलाहट के बीच वह कुछ भी विष नहीं कर पाई। आंखें खुली तो देखा रेक्सी मंत्रमुग्ध सा अहिल्या की ही ओर देख रहा था। इस कहानी का शेष हिस्सा अगली वीडियो में। धन्यवाद।